हेलो फ्रेंड, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 28 अगस्त 2020। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी राजस्थान। देखिए, औद्योगिक रूप से विकसित राज्यों जैसे गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने सरकार के नए निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान बनाया है। जारी सूचकांक में हर राज्य के निर्यात परिदृश्य को दिखाया गया है। नीति आयोग के मुताबिक इससे निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के लिए रणनीति तैयार करने में मदद मिलेगी। नीति आयोग ने सूचकांक पर दाव लगाया है जिसमें निर्यात प्रक्रिया की चुनौती का आलोचनात्मक विश्लेषण हो सके। नीति आयोग के एक विशिष्ट अधिकारी ने कहा कि पिछले 12 से 15 महीनों की स्थिति को देखते हुए सूचकांक से निर्यात क्षेत्र के लिए नीति बनाने में मदद मिलेगी, जिससे कि 2024 तक 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिल सके। यह सूचकांक 4 प्रमुख स्तंभों में के मिश्रण पर आधारित है, जो क्षेत्रीय निर्यात में सुधार के लिए जरूरी है। इसके बारे में केंद्र और राज्यों के बीच व्यापक बहस के बाद फैसला किया गया था, जिसमें इसमें राज्य की व्यापार नीति, कारोबार सुगमता का आकलन, प्रमुख बुनियादी ढांचा सहूलतें, व्यापार को समर्थन देने सहित निर्यात को खास माहौल और निर्यात का ऐतिहासिक प्रदर्शन शामिल किया गया है, जो वृद्धि और विविधीकरण के संकेत है। इसमें राज्यों का वर्गीकरण उनके भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर किया गया है और उन्हें तटीय, भूस्थलीय, हिमालय और केंद्रीय शासित इलाके और शहर वाले राज्य में बांटा गया है। कुल मिलाकर तटीय इलाकों के अंक अन्य श्रेणियों की तुलना में सभी उपसंदर्भों के हिसाब से ज्यादा हैं। इसमें निर्यात प्रोत्साहन नीति, संस्थागत ढांचा, बुनियादी ढांचा, कारोबारी माहौल, वित्त तक पहुंच और निर्यात संबंधी बुनियादी ढांचा शामिल है। सिर्फ शोध एवं विकास संबंधी बुनियादी ढांचे के मामले में केंद्र शासित प्रदेशों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से देश के द्वारा अपनी नई विदेश नीति के तौर पर पहले भारत दृष्टिकोण अपनाने की उद्घोषणा की है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी म्यांमार। देखिए, श्रीलंका ने अपने देश में चीन की बढ़ती मौजूदगी को लेकर भारत की चिंताओं को दूर करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि श्रीलंका अपनी नई विदेश नीति के तौर पर पहले भारत दृष्टिकोण को अपनाएगा और नई दिल्ली के सामरिक सुरक्षा हितों की रक्षा करेगा। कोलंबस ने कहा, श्रीलंका के पहले भारत दृष्टिकोण का मतलब है कि वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे भारत के रणनीतिक सुरक्षा हितों को हानि पहुंचेगी। राष्ट्रपति राजपक्षे पहले भारत दृष्टिकोण अपनाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि चीन दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि 2018 में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था थी। हम दो आर्थिक महाशक्तियों के बीच हैं। कोलंबस ने यह भी कहा कि श्रीलंका यह स्वीकार नहीं करेगा कि कोई देश उसके फायदे को इसका इस्तेमाल किसी अन्य देश, खासकर भारत के खिलाफ कुछ करने के लिए करे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी श्रीलंका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन सी योजना के तहत भारत सरकार ने लोगों के एकीकृत स्वास्थ्य आंकड़ों की सुरक्षा के लिए एक स्वास्थ्य आंकड़ा प्रबंधन नीति पेश की है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, ऑप्शन बी आयुष्मान भारत मिशन, ऑप्शन सी कौशल विकास योजना, ऑप्शन डी मिशन इंद्रधनुष। देखिए, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत लोगों के एकीकृत गोपनीय स्वास्थ्य आंकड़ों की सुरक्षा के लिए सरकार ने एक मसौदा नीति पेश की है। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि लोगों की स्वास्थ्य संबंधी संवेदनशील जानकारियों की गोपनीयता बनाए रखने के लिए हर उपाय किए जाएंगे। इस योजना के तहत देश के हर नागरिक को एक विशेष पहचान पत्र जारी किया जाएगा, जिससे उसके स्वास्थ्य संबंधी ब्यौरा दर्ज होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की घोषणा की थी। मसौदा प्रस्ताव के मुताबिक NDHM के लिए नामांकन कराने वाले हर व्यक्ति को स्वास्थ्य पहचान पत्र दिया जाएगा। हर व्यक्ति का डाटा पूरी तरह से उसके नियंत्रण में होगा। डाटा साझा करने से पहले व्यक्ति की सहमति लेनी होगी। किसी भी व्यक्ति को कभी भी डाटा साझा करने से रोकने का अधिकार होगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने लोगों के लिए स्वास्थ्य आंकड़ा प्रबंधन नीति का मसौदा जारी किया है। NHA को ही NDHM की रूपरेखा तैयार करने और उसे
अम्लीय जामा पहनाने का जिम्मा सौंपा गया है। यह मसौदा NDMH की सरकारी वेबसाइट पर डाला गया है और उस पर लोगों के 3 सितंबर तक राय मांगी गई है। मसौदा नीति में व्यक्तियों के निजी एवं संवेदनशील आंकड़ों के सुरक्षित उपयोग रखरखाव के लिए एक प्रारूप तैयार करने का प्रयास किया गया है। ये आंकड़े राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य परितंत्र का हिस्सा है। दस्तावेज के मुताबिक राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य परितंत्र के तहत जुटाए गए आंकड़े केंद्रीय स्तर पर, राज्य या केंद्र शासित स्तर और स्वास्थ्य सुविधा केंद्र पर नियमितता के सिद्धांत का पालन करते हुए संभाल कर रखे जाएंगे। दस्तावेज के मुताबिक संघीय ढांचा में ऐसे प्रारूप का विकास आवश्यक हो जाता है जिसका गोपनीय स्वास्थ्य आंकड़ों की निजता की सुरक्षा के लिए पूरे NDHE के उपयोग किया जा सके। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत के कौन से स्थान पर भारत का सबसे ऊंचा संवसरण जैन मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? ऑप्शन ए मेरठ, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी विदिशा। देखिए, मध्य प्रदेश के विदिशा नगरी जैन समाज के 10वें तीर्थकर भगवान शीतलनाथ की जन्म कल्याणक भूमि के रूप में समाज के धर्मावलंबियों के बीच प्रसिद्ध है। अब संवसरण मंदिर निर्माण के बाद इसकी देश भर में अलग पहचान होगी। यहाँ करीब 35 करोड़ रुपए की लागत से विशाल संवसरण मंदिर का निर्माण हो रहा है। यह देश का पहला ऐसा संवसरण मंदिर होगा जिसकी ऊंचाई 108 फीट होगी। इसे राजस्थान के लाल और पीले पत्थरों को तराश कर बनाया जा रहा है। यह मंदिर में जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के अलावा भगवान का पूरा दरबार लगे रहेगा। विदिशा में रेलवे लाइन के किनारे 18 बीघा में फैले शीतल धाम को जैन तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। वर्ष 2008 में यहाँ आचार्य श्री विद्यासागर महाराज ने चातुर्मास किया था। इसी दौरान इस मंदिर को आधारशिला रखी गई थी। निर्माण कार्य 2014 से शुरू हुआ। वर्तमान में आधे से ज्यादा निर्माण कार्य हो चुका है। शीतल धाम न्यास के अध्यक्ष वसंत जैन कहते हैं कि वैसे तो देश में कई स्थानों पर संवसरण मंदिर है, लेकिन यह देश के सबसे ऊंचा संवसरण मंदिर होगा। मंदिर निर्माण पर होने वाले व्यय के लिए समाज जन आय सहयोग कर रहे हैं। मंदिर निर्माण में जुड़े इंदौर निवासी संजय जैन मिक्स बताते हैं कि वो मंदिर वास्तुकला का नायाब उदाहरण होगा, जिसमें डिजाइन का वास्तुकार वीरेंद्र त्रिवेदी ने मूर्ति रूप दिया है। त्रिवेदी दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर का डिजाइन तैयार कर चुके हैं। मंदिर के बाहर लाल पत्थर लगाए जा रहे हैं। गर्भगृह में पीले पत्थर का उपयोग होगा। मंदिर के अंदर कोई भी स्तंभ नहीं होगा। पत्थरों में किसी प्रकार का जोड़ नहीं लगेगा। इसमें सीमेंट, गारे, सरिया और किसी अन्य सामग्री का इस्तेमाल भी नहीं किया जा रहा है। संवसरण मंदिर गोलाकार होगा। हॉल के बिल्कुल मध्य में संवसरण की मुक्ति वेदी होगी, जिस पर चारों दिशाओं में श्रीजी की मूर्ति विराजमान होगी। इसके चारों ओर त्रिकाल चौबसी का 72 जैन प्रतिमाएं विराजमान होंगी। बात करें संवसरण की, तो संवसरण जिसमें कि संवसरण में भगवान का दरबार लगता है। इसमें दिव्य ध्वनि गुंजित होती है। जब भगवान को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो संवसरण में उनके गणधारों द्वारा ही जो भगवान की दिव्य ध्वनि आती है, उसे समझकर उस वाणी को सभा में मौजूद जीव को उसकी भाषा से समझाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विदिशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन सी कंपनी के द्वारा टेक्स्ट टू स्पीच सेवा को हिंदी में लॉन्च करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए अमेजन, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी गूगल, ऑप्शन डी फेसबुक। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने अपनी न्यूरल टेक्स्ट टू स्पीच सेवा में हिंदी व भारतीय अंग्रेजी को जोड़ने की घोषणा की है। इसके साथ ही हाल ही में यह सेवा से जुड़ने वाली नई भाषा की संख्या 15 हो गई है। न्यूरल TTS माइक्रोसॉफ्ट एज्योर कॉग्निटिव सर्विसेज का हिस्सा है। यह ऑनलाइन उपलब्ध लिखित सामग्री को असली व्यक्ति की आवाज में परिवर्तित करने का काम करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित यह सेवा 45 भाषाओं और 110 वॉइस पे उपलब्ध है। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड के महाप्रबंधक सुंदर श्रीनिवास ने कहा, न्यूरल TTS में हिंदी व भारतीय अंग्रेजी को शामिल करने के साथ हम निजी व व्यावसायिक उपयोग के लिए स्पीच व वॉइस आधारित अपनी इस सेवा को बेहतर करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कंपनी ने बताया कि इस सेवा का इस्तेमाल ई बुक को ऑडियो बुक में परिवर्तित करने तथा इनकोर नेविगेशन प्रणाली के लिए किया जा रहा है। टेलीकॉम, मीडिया, इंटरनेटमेंट, रिटेल, निर्माण व उत्पादन क्षेत्र भी न्यूरल TTS की सेवाएं ले रहा है। बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट ने अरबी, दानिश, फिनिश, कैटलन, पोलिश, डच,
पुर्तगाली, रूसी, थाई, स्वीडन और चाइनीज भाषा में भी इस सेवा की शुरुआत की है। माइक्रोसॉफ्ट टीटीएस 45 से अधिक भाषा और बोलियों में सेवा देती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुल्लीकली या टाइगर डांस किस उत्सव का एक अनिवार्य हिस्सा है? ऑप्शन ए अंबुबाची मेला, ऑप्शन बी ओणम, ऑप्शन सी पोंगल, ऑप्शन डी सरहुल। देखिए, पुल्लीकली या टाइगर डांस केरल के त्रिशूर में मनाए जाने वाले ओणम उत्सव का एक अनिवार्य हिस्सा है। पुल्लीकली में कुछ विशेष लोग अपने शरीर पर चमकीले पीले एवं काले रंग के शेर की आकृति को चित्रित करके ड्रम एवं तीव्र म्यूजिक के साथ शहर के चारों ओर घूमते हैं। कोविड-19 के मद्देनजर इस बार ये उत्सव ऑनलाइन आयोजित किए जाएंगे। इस बार ओणम उत्सव पर अयानथोल देशम पुल्लीकली टीम ऑनलाइन पुल्लीकली का आयोजन करेगी। सक्थान थम्पूरन ने 2 सदी पहले एक स्ट्रीट आर्ट के रूप में पुल्लीकली से लोगों को परिचित कराया था। राम वर्मा, जिसे सक्यान थम्पूरन के रूप में जाना जाता है, कोचीन साम्राज्य के शासक थे। सक्यान थम्पूरन को केरल के त्रिशूर शहर का वास्तुकार माना जाता है। माना जाता है कि त्रिशूर पूरम त्योहार का सबसे पहले उनके द्वारा शुरू किया गया था। त्रिशूर शहर को कई पारंपरिक त्योहारों एवं ऐतिहासिक मंदिरों के कारण केरल की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। बात करें ओणम के बारे में तो दक्षिण भारत विशेषकर केरल का सबसे लोकप्रिय पर्व ओणम प्राय सितंबर माह में पहले पखवाड़े में मनाया जाता है। यह राज्य की कृषि पर्व कहलाता है तथा इसे मुख्य तौर पर मलयाली हिंदू मनाते हैं। ओणम मलयालम कैलेंडर में पहले महीने चिंगम से शुरू होता है, इसलिए इसे मलयाली हिंदुओं का नववर्ष भी कहा जाता है। लगभग 10 से 12 दिन तक चलने वाले इस उत्सव का पहला और आखिरी दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है। यह त्योहार असुर राजा महाबली के पुनः घर आगमन का भी प्रतीक है। ओणम पर 26 पकवानों वाले श्रद्धा को केले के पत्ते पर खास तरीके के क्रम में परोसा जाता है, जिसे श्रद्धा थाली कहते हैं, और यह ओणम का सबसे महत्वपूर्ण आयोजन होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ओणम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में पुनः सुर्खियों में रही एक जिला एक उत्पाद योजना का संबंध कौन से राज्य से है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी केरल। देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब हस्तशिल्पियों के उत्पाद के डिजाइन व पैकेजिंग सुधारने में मदद करेगी। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना एक जिला एक उत्पाद के तहत शामिल उत्पादों को तैयार करने वाले हस्तशिल्पियों को यह मदद दी जाएगी। इस काम में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग कारीगरों की मदद करेंगे। उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि ओडीओपी उत्पाद के डिजाइन और पैकेजिंग को आकर्षक बनाने और कारीगरों एवं उद्यमियों के सामने आने वाली पूंजी की दिक्कत को दूर करने के लिए प्रदेश सरकार निफ्ट, आईआईपी और स्मॉल स्केल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के साथ करार कर हस्ताक्षर करेगी। इस समझौते से जहां उद्यमियों की पूंजी से संबंधित कठिनाइयां दूर होगी, वहीं उत्पादों के डिजाइन और पैकेजिंग बेहतर होगी। इसके साथ ही लोकल वोकल को ग्लोबल बनाने में सुविधा मिलेगी। सिंह ने इस होने वाले एमओयू की जानकारी देते हुए बताया कि समझौते के तहत निफ्ट द्वारा टेक्सटाइल्स, लेदर एवं कारपेट बनाने वाले कारीगरों और उद्यमियों को डिजाइन की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ट्रेनिंग वर्कशॉप भी आयोजित की जाएगी। इसके अलावा निफ्ट द्वारा ओडीओपी उत्पादों के लिए डिजाइनिंग बैंक भी विकसित किया जाएगा। इसके जरिए से उद्यमियों को अमेरिकन, यूरोपियन सहित अन्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार की मांग के अनुसार मटेरियल, फैब्रिक, कलर तथा क्वालिटी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ उद्यमियों को ब्रांड आइडेंटिटी सहित ब्रांडिंग तथा उत्पादों के प्रमोशन की भी सुविधा दी जाएगी। बात करें एक जिला एक उत्पाद की, तो इसकी शुरुआत 24 जनवरी 2018 से हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने स्मारकों के प्रबंधन के सुधार के लिए कौन से विभाग के 7 नए प्रशासनिक सर्कल की स्थापना की है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण, ऑप्शन बी ललित कला अकादमी, ऑप्शन सी सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र, ऑप्शन डी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण।
देखिए, हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने स्मारकों के प्रबंधन में सुधार के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 7 नए प्रशासनिक सर्कल की स्थापना की घोषणा की है। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य पुरातात्विक स्मारकों के संरक्षण एवं पंजीकरण की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना है। ये नए सर्कल जबलपुर मध्य प्रदेश, त्रिची तमिलनाडु, झांसी व मेरठ उत्तर प्रदेश, हम्पी कर्नाटक, रायगंज पश्चिम बंगाल और राजकोट गुजरात में बनाए गए हैं। हम्पी मिनी सर्कल को एक नए सर्कल में अपग्रेड किया गया है और दिल्ली मिनी सर्कल को दिल्ली सर्कल के साथ मिला दिया गया है। तमिलनाडु जैसे बड़े राज्य में जहां हजारों मंदिर है और चोल साम्राज्य का महान इतिहास मौजूद है, चेन्नई सर्कल के साथ त्रिची को एक नया सर्कल बना दिया गया है। कर्नाटक के हम्पी शहर पुरातात्विक विरासत के दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय महत्व का स्थान है, इसलिए हम्पी उप सर्कल को अब एक नया पूर्ण विकसित सर्कल बना दिया गया है। पश्चिम बंगाल के रायगंज को कोलकाता के साथ एक नया सर्कल बनाया गया है, जो पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्यों में भौगोलिक असुविधा को समाप्त करेगा। गुजरात में राजकोट का बड़ोदरा के साथ एक नया सर्कल बनाया गया है। जबलपुर को मध्य प्रदेश में भोपाल के साथ एक नया सर्कल बनाया गया है। इसमें जबलपुर, रीवा, शहडोल एवं सागर संभागों के स्मारक शामिल होंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ और बुंदेलखंड में झांसी को, उत्तर प्रदेश में लखनऊ एवं आगरा के साथ 2 नए सर्कल के रूप में घोषित किया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले देश भर में 29 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सर्कल थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में धातु स्क्रैप व्यापार निगम लिमिटेड द्वारा किस विमान वाहक पोत की ई नीलामी के माध्यम से गुजरात के श्री राम ग्रीन शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज को बेच दिया गया है? ऑप्शन ए INS अरिहंत, ऑप्शन बी INS चक्र, ऑप्शन सी INS विराट, ऑप्शन डी INS विक्रमादित्य। देखिए, हाल ही में धातु स्क्रैप व्यापार निगम लिमिटेड द्वारा विमान वाहक पोत INS विराट को ई नीलामी के माध्यम से गुजरात की श्री राम ग्रीन शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज को बेच दिया गया है। यह भारत के पिछले 6 वर्षों की अवधि विघटित किया जाने वाला दूसरा विमान वाहक पोत है। 2014 में INS विक्रांत, जिसमें पाकिस्तान के साथ ऐतिहासिक 1971 के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, मुंबई में तोड़ा गया था। बात करें INS विराट के बारे में, तो INS विराट को मूल रूप से HMS हर्मस के रूप में 18 नवंबर 1959 को ब्रिटिश नौसेना में तैनात किया गया था। इस विमान वाहक पोत द्वारा वर्ष 1982 में फॉकलैंड द्वीप युद्ध में भाग लिया गया था। भारत द्वारा इस ब्रिटिश विमान वाहक पोत को वर्ष 1986 में खरीदा गया तथा इसे INS विराट के रूप में भारतीय नौसेना में सम्मिलित किया गया। INS विराट विश्व में सबसे अधिक समय तक सेवारत रहने वाला युद्ध पोत है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, INS विराट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कर विवाद को लेकर चर्चा में रही निसान मोटर्स ने कौन से राज्य के खिलाफ याचिका वापस ले ली है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन डी राजस्थान। देखिए, तमिलनाडु सरकार के साथ $66 करोड़ के कर विवाद के निपटान के हफ्तों बाद जापान की दिग्गज वाहन निर्माता कंपनी निसान मोटर ने आज मद्रास उच्च न्यायालय से विवाद संबंधी अपनी याचिका वापस ले ली। राज्य सरकार और निसान मोटर्स ने याचिका वापस लेने के लिए संयुक्त समझौता मेमो जमा कराया है ताकि कंपनी को $66 करोड़ की कथित बकाया के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता प्रक्रिया से रोका जा सके। समझौते की पूरी शर्तें अभी स्पष्ट नहीं है और बिजनेस टेंडर अपना सत्यापन स्वतंत्र रूप से नहीं कर पाया है। यह विवाद तब पैदा हुआ जब निसान ने आरोप लगाया कि तमिलनाडु ने चेन्नई के पास कार प्लांट लगाने के लिए साल 2008 में हुए समझौते के तहत उसे कुछ निश्चित प्रोत्साहन का भुगतान नहीं दिया। निसान और उसकी फ्रांस की साझेदारी रेनो ने इस संयंत्र पर करीब 6,100 करोड़ रुपए निवेश किए और यहाँ हर साल 4 लाख कारों का उत्पादन हो सकता है। निसान ने साल 2016 में भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की पहल की थी और 2100 के बकाये और 2900 करोड़ रुपए क्षति व अन्य खर्च के तौर पर दावा किया था। तमिलनाडु कई साल से निसान के साथ मामले के निपटान से जुटा हुआ था। निसान भारत जापान के बीच हुए आर्थिक साझेदारी समझौते के प्रावधानों के मुताबिक मध्यस्थता में चली गई थी।
4 साल पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद के पलानीसामी ने आश्वस्त दिया था कि नोकिया और निसान का मामला सुलझाया जाएगा ताकि निवेशकों की अवधारणा मजबूत बने। राज्य नोकिया की मोबाइल के विनिर्माण इकाई को चालू करने की कोशिश कर सकता है, जो 21,000 करोड़ रुपए के कर विवाद के कारण साल 2014 से बंद है। सेलकॉम, फॉक्सकॉन, ओग्रो अन्य कंपनियों ने 210 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया है। उच्च न्यायालय में मामला लंबित था और राज्य सरकार और निसान ने अदालत से बाहर मामला निपटाने की कोशिश शुरू कर दी थी और अंत में आपसी सहमति बन गई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।